Hello guys, in the last lecture we have started with the unit गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम उसको आगे डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बजट क्या होता है, बजट के टाइप्स पढ़े थे, दैट इज़ बजटरी रिसिप्ट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। टैक्स के बारे में भी कर लिया था कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं और टैक्स होता क्या एग्जैक्टली। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बजट, कितने टाइप्स के बजट होते हैं। तो 3 टाइप्स के बजट होते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे कि स्क्रीन पर। फर्स्ट टाइप इज़ सरप्लस बजट। सरप्लस बजट क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, सरप्लस मतलब एक्सेस। हमारे पास एक सरप्लस है, मतलब प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हो प्रॉफिट्स है हमारे पास। तो प्रॉफिट्स कब होगा, जब हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंडिचर से, मतलब हमारी इनकम ज़्यादा आ रही है हमारे एक्सपेंसेस से। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, व्हेन द एस्टिमेटेड बजटरी रिसिप्ट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड बजटरी एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट इन अ ईयर। एक साल के अंदर जब बजटरी रिसिप्ट्स ज़्यादा होती है हमारे पास देन दी बजटरी एक्सपेंडिचर, उसको कहते हैं सरप्लस बजट। बात आई समझ। और सेकंड की बात करते हैं, सेकंड होता है डेफिसिट बजट और सेकंड होता है बैलेंस बजट। बैलेंस नाम से पता चल रहा है इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, बजटरी रिसिप्ट्स एंड दी एक्सपेंडिचर। तो एस्टिमेटेड बजटरी रिसिप्ट्स आर इक्वल टू एस्टिमेटेड बजटरी एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन अ ईयर ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, हम गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँ, आपको ये कहीं समझ ना आ रहा हो बजटरी रिसिप्ट्स क्या होती है, बजटरी एक्सपेंडिचर, तो लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से इन डेप्थ डिटेल्स डिस्कस करी हैं, वहाँ जाके ज़रूर डिस्कस करना उसको। ठीक है, आओ थर्ड पढ़ते डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है कि डेफिसिट में, हम डेप्ट में आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पैसों की कमी हो रही है, हमारी इनकम इतनी नहीं है लेकिन हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं। तो व्हेन दी एस्टिमेटेड बजटरी रिसिप्ट्स आर लेस देन एस्टिमेटेड बजटरी एक्सपेंसेस ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ ईयर आर नोन एज डेफिसिट बजट। बात आई समझ, अच्छे से समझ आई। और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का है सबसे पहला मोटिव की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है कुछ दिमाग में सोच के बनाती होगी ना, इससे इन सेक्शन को बेनिफिट होना चाहिए, इससे ये काम पूरा हो जाना चाहिए। तो बजट कुछ सोच के बनता है, तो उसको क्या सोच के बनाती है, वो सोच, वो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमें वो पता होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। जो रिसोर्सेज पिछले बजट में काम नहीं आए, मतलब उनको री एलोकेट करना है। पहले हमने इस काम के लिए लगाया था वो रिसोर्स, अब हमें इसके लिए री एलोकेट करना रिसोर्सेज को, कि बजट सेटिस्फैक्ट्री हो। ठीक है, बजट से हमें मोटिव ही हमारा वो हो कि हमें इम्पोर्टेंस मिले। ठीक है, तो बजटरी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसमें री एलोकेट करती है रिसोर्सेज को। ठीक है, क्यों करती है, कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, यहाँ पर क्या हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके, लोगों का प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, सोशल प्रायोरिटी को दिमाग में रखते हुए बजट को करती है। सोशल प्रायोरिटी मतलब सारी पीपल के लिए वेलफेयर, सोसाइटी वेलफेयर के लिए, पुअर सेक्शन के वेलफेयर के लिए दिमाग में रखते हुए बजट को बनाती है। थर्ड है चेंज इन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। थर्ड वो ये देख के करती है कि टैक्सेस और सब्सिडीज़ का चेंज करे, जिससे कि उनको मिले टैक्स कंसेशन, उनको मिले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, सब्सिडीज़ उनको मिले जिनके पास पैसे नहीं है, कमी है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, दिमाग में ये सब चीज़ें रखेगी तो बजट अच्छा आएगा, लोगों के वेलफेयर के लिए आएगा। ठीक है, इसी री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक एग्जांपल है, जैसे कि हमें डिस्करेज करना है हार्मफुल प्रोडक्शन के, मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट है कोई, इसकी प्रोडक्शन को डिस्करेज करना है, लाइक सिगरेट ही ले लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उस पर हैवी टैक्सेस लगाएगी जिससे लोग उसको बनाए ना, और जहाँ पर उनको एनकरेज करेगी कि इनको प्रोड्यूस मत करो। और यहाँ की गवर्नमेंट को प्रोडक्शन बढ़ानी है जैसे हैंडीक्राफ्ट चीज़ों की, तो वो वहाँ पर उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, ये लो पैसे हम तुम्हारी हेल्प करते हो, तुम काम को बढ़ाओ, क्योंकि गवर्नमेंट को बढ़ानी है, उससे कंट्री का इकोनॉमी का वेलफेयर होगा। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक दिस, कि कहीं पर इन टैक्स बढ़ा दो, कहीं पर सब्सिडीज़ दे दो, जिसकी वजह से हेल्प मिले। इकोनॉमिक प्रॉफिट देखो, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। सोशल वेलफेयर देखो कि लोगों की वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, मैं सेकंड टॉपिक की बात करूं, मतलब सेकंड पॉइंट की यहाँ पर, कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम। गवर्नमेंट जब बजट निकालती है उसका मेन एक साथ में मोटिव होता है कि
जो बजट आ रहा है उससे ना इनकम की जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कम करना सीखे वो, कि लोगों के रिच और पुअर के बीच में गैप को कम कर सके। ये कैसे होगा? तो इससे जो होता है, जो गवर्नमेंट एम करती है कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में ना हैवी टैक्सेस लगाएं। रिच पीपल पे, लग्जरी गुड्स पे टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे तो कम शायद बाय करेंगे, स्पेंडिंग मोर। और वो स्पेंड किस पे ज़्यादा करें? वीकर सेक्शन पे। वीकर सेक्शन को पैसों की ज़रूरत है, उन पे ज़्यादा स्पेंडिंग होनी चाहिए। और लग्जरी गुड्स एंड रिच पीपल के ऊपर हाई टैक्सेस इम्पोज होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आके रिडक्शन हो जाएगी गैप की। तो इससे इनकम ऑफ रिच पीपल जो है एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर का बढ़ेगा, इनकम कम होगी रिच की और लिविंग स्टैंडर्ड पुअर का बढ़ेगा। इससे जो है इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम में कमी आएगी, ठीक है, याद रखना। थर्ड मैं बात करूँ मेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का बजट ऐसा आता है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री में। उसको ये दिमाग में सोच के चलना है कि प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कंट्री में ऑलवेज रहनी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, जो बिजनेस फ्लक्चुएशंस होती हैं लाइक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, लाइक इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जो सिचुएशन हो जाती है, बिजनेस फ्लक्चुएशन, तो उसको कंट्रोल करती है। सरप्लस बजट निकालेगी, इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है तो सरप्लस बजट निकालती है, और डिफ्लेशन का टाइम चल रहा होता है तो डेफिसिट बजट को निकालती है। इन पॉलिसी से प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, अटेन करती है, ठीक है। लास्ट एंड फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, की ग्रोथ होनी चाहिए अपनी इकोनॉमी की। इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी बढ़नी चाहिए। इसके लिए जो है गवर्नमेंट रेट ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ सेविंग्स एंड द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करती है इकोनॉमी की ग्रोथ। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट बजट जो है एम करता है मोबिलाइज करना सफिशिएंट रिसोर्सेज को फॉर द इन्वेस्टमेंट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए पब्लिक सेक्टर के अंदर। Therefore, government makes various provisions in budget to increase the overall rate of savings and investment. तो at last गवर्नमेंट ये मोटिव होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करें, रेट ऑफ सेविंग ज़्यादा हो, जिससे हमारी जीडीपी बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव ये होते हैं बजट बनाने के 4 ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अब हम बात करें कुछ चीज़ों की, ठीक है, कुछ डेफिशिट्स की बात करेंगे, किस किस टाइप के डेफिशिट्स होते हैं। पहला टाइप होता है डेफिशिट का बजटरी डेफिशिट। क्या मतलब है बजटरी डेफिशिट का? नाम से पता चल रहा है बजटरी डेफिशिट होगा मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है हमारी इनकम से, और बजटरी लगा दो, बजटरी हमने पढ़ा ही है। तो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजटरी रिसिप्ट्स। बजटरी एक्सपेंडिचर का एक्सेस है देन द बजटरी रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इसका फॉर्मूला क्या अटेन हो गया हमारे पास? बजटरी डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटरी रिसिप्ट। अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, ऑब्वियसली हम एक डेफिसिट, एक डेप्ट में चल रहे हैं, और बजटरी है ये, ठीक है, बात है। अब इसको फाइनेंस कैसे कर सकते हैं? देखो, दिस बजटरी डेफिसिट इज़ फाइनेंस, मतलब इसको ठीक करना है, करेक्ट पोजीशन पे लेके आना है। तो कैसे हो सकता है? बाय द गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है फ्रॉम आरबीआई से बोरो करेगी, ठीक है। किस फॉर्म में बोरो करती है यहाँ पर? सिक्योरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स अगेंस्ट दी, मतलब वो सिक्योरिटी बिल्स देती है, ट्रेजरी बिल्स, एंड उससे बोरो कर लेती है बोरोइंग्स, ठीक है, आरबीआई से। फॉर दिस, अब आरबीआई के पास तो इतना पैसा नहीं होता, तो आरबीआई इसके लिए नए नोट्स प्रिंट करती है और उनको ऑफर करती है लोन। इसको ही कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्या हो गया हमारी डेफिसिट? इस डेफिसिट को फाइनेंस करने का तरीका दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। दैट क्या होता है कि आरबीआई प्रिंट्स न्यू नोट टू ऑफर लोन टू द गवर्नमेंट इज़ नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट हो रहा है तो फाइनेंस कैसे होगा? गवर्नमेंट आरबीआई से लेगी, किसके अगेंस्ट लेगी? सिक्योरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल्स। याद रहेगा इतना पोर्शन पक्का? तो ये था बजटरी डेफिसिट। अब बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट। अब आ गया रिवेन्यू। अब बजटरी की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे रिवेन्यू, लेकिन है तो डेफिसिट ही, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है इनकम से। तो इट इज़ रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। बात आई समझ? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। बात आई समझ अच्छे से? आओ इसकी इम्प्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। इम्प्लीकेशंस इसकी क्या रहेंगी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उससे हमें क्या पता लगता है, क्या इंडिकेट होता है कि गवर्नमेंट क्या सभी इतने पैसे नहीं है
इट इज़ अनएबल टू मीट हिज रेकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब कि उसके जो डे टू डे डेली के सेम एक्सपेंडिचर्स हैं उसको वो उठा नहीं पा रही। इट इज़ अनएबल टू मीट हिज एक्सपेंसेस इन द प्रपोज्ड बजट है, बजट में जो उसने एक्सपेंसेस लिखे थे वो उनको उठा नहीं पा रही, उसके पैसों की कमी होगी। रिवेन्यू डेफिसिट से हमें ये पता चलता है। उसके मेजर्स क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो डिससेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्या होता है, डिससेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ टू यूज सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स टू मीट इज कंजम्पशन। उसको बाकी सेक्टर से अपने लेना पड़ता है पैसा एक दूसरे सेक्टर को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। तो इंडिकेट समझ आया, तो रेकरिंग एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रही, ये पता लग रहा है हमें। मेज़र क्या हो रहा है, डिससेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, इससे हमें डिससेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट समझ आता है। और फाइनेंस इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स को यूज़ करके हम रेवेन्यू डेफिसिट को हम ठीक कर सकते हैं। इससे कैपिटल रिसिप्ट कैसे क्या यूज़ होती है, मतलब बोरो कर सकते हैं या सेल ऑफ एसेट। कुछ एसेट्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं जो हम सेल करके अपने आप को लिए पैसा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बोरोइंग्स को यूज़ करते हैं हम एक्स्ट्रा कंजम्पशन को मीट करने के लिए, तो इससे हमारी कंट्री में कई बार इन्फ्लेशन भी आ जाता है। इन्फ्लेशन वाली स्टेज पे पहुंच जाते हैं जब हम बोरोइंग्स को यूज़ करते हैं, मतलब बोरो करते हैं कहीं से गवर्नमेंट पैसा, तो कंट्री में इन्फ्लेशन भी हो जाता है। बात आई समझ। तो ये था रिवेन्यू डेफिसिट कंसेप्ट, तो अच्छे से समझ आया। आओ नेक्स्ट कंसेप्ट आओ डिस्कस करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कंसेप्ट में ये होता है, इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर ओवर द टोटल बजटरी रिसिप्ट, मतलब कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है रिसिप्ट से, और यहाँ पर रिसिप्ट से ना एक्सक्लूड करेंगे बोरिंग्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बोरिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट की जहाँ पर बोरिंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये बताता ही क्या है हमें बोरिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटरी रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग दी बोरोइंग्स। आओ इसकी बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की। इम्प्लीकेशन पहली है कि डेब्ट ट्रैप बन जाता है। कई बार हम इतनी लोन्स ले लेते हैं हम उसको चुका नहीं पाते, जिससे हम एक होल में फंस जाते हैं और अब पेमेंट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है लोन की, कितनी है बोरोइंग्स की, वो हमें फिस्कल डेफिसिट से पता लगता है। और बोरोइंग से हमें खाली प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना, हमें तो इंटरेस्ट अमाउंट देना, इंटरेस्ट भी हो जाता है और इंटरेस्ट अमाउंट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिससे कि फिस्कल डेफिसिट बन जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट बन जाता है, जिससे हम रीपेमेंट अर्लियर लोन का ही नहीं कर पाते, हमें और लोन लेना पड़ता है, तो हम एक टाइम पे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि इसकी फॉरेन डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इससे हमारे को एक फॉरेन डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट को। इफ़ गवर्नमेंट जो है बोरो करेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से टू फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट, देन इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक कंट्री ऑन फॉरेन। मतलब अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं बचा है इसको फाइनेंस करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को हमने बाहर के देशों से बोरो करा, तो हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई ना फॉरेन कंट्री पे, तो डिपेंडेंस इज़ इंक्रीज। एक और इसमें इंक्रीज हो सकता है कि इन्फ्लेशन, इससे हमें इन्फ्लेशन के बारे में भी पता लगे। गवर्नमेंट तो बोरो कर लेगी आरबीआई से, ठीक है, उसको आरबीआई को नए नोट्स बनाने पड़े, वो दे देगी, लेकिन इससे आरबीआई जब नए नोट्स बना के गवर्नमेंट को ऑफ़र करती है तो उससे हमारा जो है इन्फ्लेशन का कंसेप्ट आ जाता है, मतलब इन्फ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में। बात है समझ, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप। और इसके अब हम मेजर्स ऑफ फाइनेंस फिस्कल की फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस कैसे करा जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं बोरोइंग से। हम किसी एक्सटर्नल सोर्स लेके कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स लाइक फॉरेन कंट्री एंड वर्ल्ड बैंक से लेके इसको फाइनेंस कर सकते हैं, या हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं आरबीआई से लेके। आरबीआई न्यू नोट्स जनरेट करेगी और जिससे इन्फ्लेशन भी हो जाता है उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से बात समझे। लास्ट कंसेप्ट इज़ प्राइमरी डेफिसिट कंसेप्ट। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट फिस्कल डेफिसिट, जो आज की डेट में हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है, एंड द इंटरेस्ट पेमेंट जो हमें पे करना हमारी पास बोरिंग के, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, कौन सा वाला, पास बोरिंग्स हो, वो बीच का जो हिस्सा आ जाता है वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो पीडी इक्वल्स टू एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बात है समझ। अब बात करते हैं इसकी इम्प्लीकेशन की। देखो प्राइमरी डेफिसिट जो होता है ना वो हमें ये बताता है कि हाउ मच पार्ट ऑफ बोरोइंग गवर्नमेंट विल यूज टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, कि कितना हम जो बोरोइंग करेगी गवर्नमेंट उसका कितना पार्ट जो है ना वो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ना कि बाकी किसी और चीज़ के लिए कंज्यूम कर रही है।
ठीक है, उन बोरिंग्स को किसी और चीज़ को पे एक्सपेंसेस कर रही है, ना कि पास पेमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट पे, हमें वो पता लगता है। और सेकंड हमें ये पता लगता है कि अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को और बोरो करना है फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द पास्ट बोरोइंग्स। समझ आई इतनी बात? अच्छे से समझ आई? पक्का। अब बात करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर आया कि नहीं आया। अब हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, समझ लिया। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कैन देयर बी फिजिकल डेफिशिट, कि फिजिकल डेफिशिट होगा विदाउट किसके, विदाउट रेवेन्यू डेफिशिट। फिजिकल डेफिशिट हो सकता है रेवेन्यू डेफिशिट के बिना, ये आपको आंसर को डिस्कस करना। आप मेरे को आंसर बताना, मैं आपको हिंट दे देती हूँ यस, बट यू विल टेल दी रीज़न कि कैसे यस। ठीक है, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको ये वाली बात समझ आई? तो यहाँ पर हमने शुरू किया था चैप्टर यूनिट गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें एक ही चैप्टर था, सेम नेम थे, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, हमारा यूनिट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इसके नोट्स बना लेना। कोई भी हेल्प चाहिए नोट्स में, डू टेल, डू कमेंट। ओके, thank you for watching the video. If you like it, do like, share and comment. Thank you, and do subscribe to the channel for further